आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सबको पता है वर्तमान में भारत और चीन के बीच ज़बरदस्त बवाल है। चीन ज़बरदस्ती भारत की सीमाओं पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। इस स्थिति में भारत चीन का व्यापार किस प्रकार का है, चीन के आर्थिक हित क्या है, आपने भी देखा होगा। सरकार इस हित पर लड़ने के लिए आर्थिक मोर्चे पर प्रयास कर रही है। चाइना के कई ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिए। चाइना के कई प्रकार के प्रोजेक्ट भारत सरकार ने रद्द कर दिए। इसलिए भारत चीन का व्यापार काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक और बात आपको बताऊं, मैं चाइना का बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स देख रहा था। चाइना का एक और प्रसिद्ध पेपर डेली टाइम्स देख रहा था, चाइना डेली देख रहा था। उन दोनों पेपरों में ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि भारत ने चाइना के ऐप क्यों बैन किए। उन दोनों पेपरों में ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि भारत चाइना के आर्थिक हित को नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना को ज्यादा चिंता भारत में आर्थिक हितों की है। एक डायग्राम रेखा चित्र आपको सामने से दिख रहा है। इस रेखा चित्र को मैं विस्तार से आपको आगे और लेके जाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि भारत चाइना का व्यापार क्या है, वर्तमान क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सन 2000 में भारत चाइना को $500 बिलियन का सामान भेजता था और $500 बिलियन का ही सामान मंगवाता था। इसलिए इन दोनों के बीच व्यापार शेष शून्य था। आप देखिए, ये लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडियाज ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, व्यापार शेष कहलाता है। व्यापार शेष का मतलब सामान्य भाषा में केवल इतना है कि हम चाइना को कितना सामान बेचते हैं और वहां से कितना सामान मंगवाते हैं। इन दोनों का जो अंतर है वो व्यापार शेष कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। आप देखिए, ये डेटा में सन 2010-11 से सन 2019 तक का डेटा दिखाया हुआ है आपको। मैंने आपको सन 2000 की बात बताई थी कि ज्यादा भारत चाइना के साथ ज्यादा व्यापार नहीं था, लेकिन सन 2000 के बाद भारत का चाइना के साथ व्यापार तेज गति से बढ़ने लगा और उस व्यापार में भारत का घाटा भी तेज गति से बढ़ने लगा। 2010 में भारत चाइना को $14.2 बिलियन का सामान निर्यात करता था और $43.5 बिलियन का सामान वहां से आयात करता था। इस प्रकार जो हमारा व्यापार शेष का जो कुल घाटा चाइना के साथ था वो $29.3 बिलियन था। और मैं आपको बता दूं, $1 बिलियन वर्तमान समय में करीब करीब 7,400 करोड़ रुपए का 7,400 करोड़ रुपए का $1 बिलियन के बराबर होता है। अर्थात $1 बिलियन 7400 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और हमारा ये व्यापार शेष का जो घाटा है वो लगातार चाइना के साथ बढ़ रहा है और वर्तमान में 2018 और 19 में ये भारत का व्यापार शेष का घाटा चाइना के साथ बढ़कर $50 बिलियन हो गया। भारत का व्यापार शेष का घाटा पूरी दुनिया के साथ करीब करीब $100 बिलियन का है और उसमें से आधा चाइना के साथ है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि सारा छोटा मोटा उपभोग का सारा सामान चाइना से आ रहा है। हमारा छोटा मोटा पूंजीगत सामान जो मोबाइल में काम आता है, बैटरियों में काम आता है, टीवी के लिए रेफ्रिजरेटर में काम आता है, सारा सामान चाइना से आ रहा है। केमिकल सारा चाइना से आ रहा है। जबरदस्त मार खिलौना की हो रही है। भारत सरकार भी चिंता कर रही है कि हम एक छोटा सा सामान खिलौना भी नहीं बना पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। युवाओं को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो हमारा यदि हमारा व्यापार शेष का घाटा $50 बिलियन है तो हमें ये $50 बिलियन चाइना के अंदर जाएगा। क्या जाएगा? रुपया नहीं जाएगा, डॉलर जाएगा। हमें डॉलर देना पड़ेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है। भारत स्ट्रेस में आता है, टेंशन में आता है।
हमें वापस से इसका घाटा कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, इसीलिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी। ये बड़ी सोच के साथ चलाई हुई भारत की योजनाएं हैं। अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस सत्र में कुछ ना कुछ काम करें। युवा क्या कर सकता है? अब आप देखिए, छोटा सामान चाइना से आ रहा है। हमारे देश के अंदर जब दीपावली होती है तो दीपावली में जिस गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की छाप है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, वो सारी की सारी चाइना से आ रही है। सारे पटाखे चाइना से आ रहे हैं, मिठाई के पैकेट चाइना से आ रहे हैं। जब हमारे देश के अंदर रक्षाबंधन हो रहा, हमारे भाई बहन का पवित्र त्योहार है, उसमें बंधने वाली राखी इस साल को छोड़ दें तो 90% यहां की चाइना की बनी हुई राखियां बिकती थी। अब आप देखिए उनका चाइना का कितना विश्लेषण स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या होने वाला है, किस वस्तु का बाजार बनने वाला है। वो 6 महीने पहले से अध्ययन करके वहां पे उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इस देश के अंदर बेचते हैं, और हमारे देश की घरेलू कंपनियां उनको टक्कर, कंपटीशन नहीं दे पा रही है। कारण क्या है इसके 2-4 कारण मैं गिनाने का प्रयास करूंगा कि चाइना के अंदर बनने वाला सारा का सारा सामान मशीनों से बनता है, कुछ भी हैंडमेड नहीं है, हाथ से नहीं बनता है। जब भारत में एक व्यक्ति एक राखी बनाता है 1 घंटे के अंदर, हम मान लें, तो चाइना में घंटे के अंदर लाखों राखियां बनती है। इसलिए वो राखी 2 रुपए में बिकती है और वही राखी भारत में 10 रुपए की होती है। इसलिए हम कंपटीशन टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार भी प्रयास करना चाहिए, युवाओं को भी जिम्मेदारी है कि क्या हम इस प्रकार के उद्योग भारत में लगा सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और हम चाइना को टक्कर दे पाएं। और देश वास्तव में आत्मनिर्भर तभी होगा, केवल शब्दों का आत्मनिर्भर नहीं रहे, व्यवहार में भी आत्मनिर्भर लागू होने चाहिए। युवाओं की जिम्मेदारी है। लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को वो सब नहीं चाहिए, युवाओं को व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। इस देश में युवाओं की मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज है पिछले 20 सालों में। कोई युवा काला नहीं होना चाह रहा, ग्राउंड में नहीं जाना चाह रहा, उद्योगों में नहीं जाना चाह रहा, वो वहां पे अपना पसीना नहीं निकालना चाहता। भारत का युवा क्या चाहता है, मैं आपको उदाहरण दूं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं बीकॉम पढ़ाता था, जिन बच्चों के पेरेंट्स जिनकी करोड़ों रुपए 1 साल की आय थी, उनके बड़े बड़े उद्योग थे, उनका बेटा भी ये चाहता है कि वो इन्फोसिस के अंदर काम करे, वो IBM में काम करे, कंप्यूटर के सामने जाके बैठे। वो व्हाइट कॉलर जॉब चाहता है, कंप्यूटर काला नहीं होना चाहता, पसीना नहीं बहाना चाहता। इस प्रकार की मेंटेलिटी देश के लिए घातक है। युवाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए। युवाओं को देश की चिंता के साथ उनको भी चिंता करनी चाहिए। उनका दिल देश की उनकी धड़कन देश की धड़कन के साथ मिलती रहनी चाहिए। देश को क्या समस्या है, युवाओं की चिंता होनी चाहिए। चाइना का इतना वापस से हमारा चाइना के साथ नेगेटिव है, किसी युवाओं को पता नहीं है। मैंने कई सारे युवाओं को पूछ लिया कितना है, नहीं पता है। जब देश के अंदर से जब डॉलर वापस चाइना की ओर जाता है तब चिंता बढ़ती है, क्या हो रहा है देश के अंदर। इसको सरकार विचार करती है, सोचती है, नीति लाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ कमियां हैं। युवाओं को इसके बारे में आगे आना होगा, युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। सरकार को भी आधारभूत ढांचा निर्माण करके देना होगा। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को उस दिशा में परिवर्तन करने की भी जरूरत है। और मैं उदाहरण दूं आपको कि चाइना के अंदर जिस व्यक्ति को लोन चाहिए वहां मिल जाता आसानी से, भारत में नहीं है। मैं मना नहीं कर सकता, काफी कुछ अब आसान हुआ है, लेकिन फिर भी आसानी से बिना फाइल लगाए हुए, बिना ज्यादा प्रयास कर रहे हुए सस्ती दरों पे क्या लोन मिल सकता है युवाओं को। भारत में साख निर्माण की कमी है। बताऊं, चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और भारत की भी आज वर्तमान समय में 137-38 करोड़ के साथ आसपास भारत की जनसंख्या है। लेकिन चाइना की मुद्रा की पूर्ति भारत से 5 गुना ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ मौद्रिक नीति में भी प्रॉब्लम है। आसानी से लोगों को, हमें लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी लाने की जरूरत है ताकि हर युवाओं को आसानी से मुद्रा मिल सके, पैसा मिल सके, ताकि वो आराम से उद्योग लगा सके और चाइना को टक्कर दे सके। और मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। चाइना के अंदर जो बेसिक ब्याज की दर है जिसपे लोन मिलता है, जिसको भारत में जिसको बैंक रेट बोलते हैं, वो 6% के 5 से 6% के आसपास है। वो चाइना में 1 से 1.5% के आसपास है। यदि ब्याज की दर ज्यादा होगी तब वस्तुओं को बनाने की लागत भी बढ़ेगी, लागत भी ज्यादा आएगी। वो वहां सस्ती है। तो भारत में भी प्रयास करना चाहिए कि
लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ में राजकोषीय नीति हो, देश के अंदर मांग की भी कमी नहीं हो, मांग तेज गति से बढ़े, इसलिए हमें राजकोषीय एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा उसके साथ में, तब जाके और भारत तेज गति से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के साथ साथ में हमें एक दिशा और एक दशा भी तय करना पड़ेगा कि हमें किन किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, कैसे करना है, हमें खिलौने बनाने हैं, सो कैसे बनाने हैं। इतने सालों के बाद भी हम ऐसे लाइक खिलौने नहीं बना पाए कि हम उसको टक्कर दे सके चाइना को। इसकी दिशा में हमें प्रयास करने की जरूरत है, युवाओं को इस दिशा में सोचने की भी जरूरत है। और वापस कुछ पॉइंट, वही सारे डायग्राम आए हैं, इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया था कि हमारी तुलनात्मक चाइना के तुलना में क्या स्थिति है। इस डायग्राम से फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इस डायग्राम में 2005 में हमने चाइना को $6.8 बिलियन का निर्यात किया, वो 2014 में बढ़ के 8.3 हो गया। मतलब ज़्यादा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा इन 7-8 सालों के बीच में। लेकिन आप देखिए हमने इंपोर्ट कितना किया चाइना से, इस समय अवधि में हमने चाइना से आयात कितना किया, अब आप देखने का प्रयास कीजिए। हमने 2005 में $10.9 बिलियन का आयात किया था, लेकिन 2014 में $56.9 बिलियन का हमने है वो आयात कर लिया। मतलब आयात हमारा करीब 6-7 गुना बढ़ गया इस दौर में। सबसे खतरनाक पीरियड हमारा ये रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोग सामान के लिए, छोटे मोटे पूंजीगत सामान के लिए और मध्यवर्ती सामान के लिए चाइना पर पूर्णतया निर्भर हो गई। इसीलिए भारत का वापस से तेज गति से नेगेटिव होने लगा भी। वो अब आत्मनिर्भर कैसे बने, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि हमें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, युवाओं को सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें सेवा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़े, लेकिन हमें रिस्क लेने की परिपाटी भी बढ़ानी होगी। युवाओं को वाइट कॉलर जॉब की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में जाना होगा, उद्योग लगाने होंगे। उद्योग कैसे लगाने होंगे और आर्थिक रूप से कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भारत में हर चीज़ हैंडमेड या छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा हो रही है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में हर छोटा से छोटा सामान बड़े से बड़े उद्योगों में उत्पादित होता है, इसलिए उनकी लागत कम होती है। तो हमें भी इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, युवाओं को सोच में बदलाव करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम चाइना को टक्कर दे सकें। तभी चाइना भारत भी आगे बढ़ सकेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।